अगला सवाल, अ कैपेसिटर C is connected to a conducting rod of length L. The loop starts entering a region having transverse magnetic field B as shown in the diagram. When the loop is entering the field, what will be the charge developed in the capacitor? तो देखना है आपको, टाइम आपको बताया गया है कि when the loop is entering the field, यानी कि जैसे ही लूप इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है तो बताना है कि चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कितना डेवलप हो जाएगा। देखिए जैसे ही ये इस रीजन में पहुंचेगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। मैं कह सकता हूं पिछले वाले सवाल की तरह कि इस वाले पार्ट में 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस वाले पार्ट में 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस वाले वायर में 0 के बराबर ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इस वायर का लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, इस वाले वायर का लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, बचा आपके पास वायर ये, इस वायर में ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी, E = BV × L। इतना ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होने वाला है और उसकी पोलैरिटी भी आप बता सकते हैं किस डायरेक्शन में होती है, V क्रॉस B की डायरेक्शन में पोलैरिटी हमें मिलती है। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो V क्रॉस B इस तरीके से यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है BVL के बराबर। तो भाई हमारे पास बेसिकली एक ऐसा सवाल हो चुका है अब कि एक कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर, और यहाँ पर एक DC बैटरी लगी हुई है जिसका EMF कितना है बेटा, BVL के बराबर है। तो इंस्टेंटली ये वाला जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो जाएगा और उस पर चार्ज की वैल्यू होने वाली है BVL × C। सो Q = CV फॉर्मूला आपने पढ़ा है, EMF है इतना, यानी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना आ जाएगा आपके पास, BVL × C, BVL × C, BLV × C। ऑप्शन नंबर बी सही आपका हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2, 3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है, 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है,
और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक, तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, स्विच एज इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 पर इस स्विच को कनेक्ट कर दिया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए नीचे वाला सर्किट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है, और ऊपर वाला सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा समय तक इस सर्किट को हम क्लोज रहने देंगे तो होने क्या वाला है कि ये जो इंडक्टर है ये काफ़ी समय के बाद एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करने लग जाता है, और इस पूरे सर्किट में मैं करंट की वैल्यू बता सकता हूँ। करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? E/R2 के बराबर। E/R2 के बराबर करंट इस वाले लूप में फ्लो होने वाला है। इस तरीके से इस लोअर हाफ लूप में E/R2 के बराबर करंट फ्लो हो जाता है। अब आगे क्या कहा गया है? एंड द स्विच इज देन जॉइंड टू द पोजीशन 1, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू। तो देखिए हमारे पास एक एक्टिव इंडक्टर है जिसमें स्टोर्ड एनर्जी मैं कह सकता हूं कितनी है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू L इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें? E/R2 का स्क्वायर। इतना एनर्जी इसमें स्टोर्ड है इस इंडक्टर में, और इस स्टोर्ड एनर्जी इसमें है, और उसी समय इस स्विच को 2 से 1 वाली पोजीशन पे ले जाया जाता है, यानी कि अब इस ऊपर वाला सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, और ऊपर वाले सर्किट में एक चार्ज इंडक्टर है और एक साथ में रेजिस्टर है। तो टोटल हीट प्रोड्यूस पूछ रहे हैं बेटा, तो ये रेजिस्टर है, ये आपके पास इंडक्टर है, तो पूरी की पूरी इंडक्टर की जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि जितनी इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी हीट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाने वाली है। तो आप यहाँ पे हीट का वैल्यू निकाल सकते हैं, LE² डिवाइडेड बाय 2R2 स्क्वायर, ये हीट हमें मिल जाती है। LE²/2R2 LE²/2R2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। An EMF of 15 volt is applied in a circuit containing 5 Henry inductance and 10 ohm resistance। तो भाई यहाँ पे हमारे पास EMF है 15 वोल्ट के बराबर, और इस सर्किट में एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है? 5 हेनरी के बराबर है, और साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना? 10 ओम के बराबर। तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ करंट एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिए जब t टेंडिंग टू इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा सर्किट जो है ये स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। और स्टेडी स्टेट में क्या होता है बेटा? ये इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। ये जो इंडक्टर है ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, तो ये प्लेन वायर बन जाएगा। ये आपके पास रेजिस्टर 10 ओम का है, ये बैटरी 15 वोल्ट की है, तो आप यहां से करंट की वैल्यू बता सकते हैं। 15 और 10 है ना, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाता है करंट इज इक्वल टू 15/10, यानी कि 1.5 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो होने लगता है। अब यदि बात करें t इज इक्वल टू 0 की, यहां पे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। t इज इक्वल टू 0 पर ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, करता है और करंट को पास नहीं होने देता है, यानी कि एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ये बिहेव करता है।
तो पूरे सर्किट में जो करंट आता है बेटा वो 0 के बराबर हमें मिलता है। और किसी भी समय t इक्वल टू टी पर यदि आप देखें तो किसी भी समय t इक्वल टू टी पर हमें मिलता है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट विच इज E बाय R, और आपको मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। ये हमें वैल्यू मिलती है किसी भी समय पर। 0 पर है 0, इनफाइनाइट पे है E बाय आर, और किसी बीच समय में 0 से ज्यादा और E बाय आर से कम करंट होने वाला है, और वो होता है E बाय आर 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। धीरे धीरे जो करंट है वो ग्रो होने लगता है एक्सपोनेंशियल फैशन में। और हमसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 1 पे करंट बताइए, तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको करंट वैल्यू मिल जाती है E अपॉन आर विच इज 1.5, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर की वैल्यू बेटा कितनी है 10 के बराबर है, टाइम t 1 और अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 5 के बराबर है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 5 से गया है 2 बार, तो दोनों का रेशियो हमें बताना है कि इनफाइनाइट पे करंट है 1.5 और t इज इक्वल टू 1 पे करंट है 1.5, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2। तो 1.5 से 1.5 चला गया, आपको मिलता है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, आपको मिल जाता है 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, यू विल गेट ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। So you get e square upon e square minus 1, e square upon e square minus 1. Option number B is correct. इसके बाद आगे बढ़ते हैं। A low loss transformer has 230 volt applied to a primary and gives 4.6 volt in the secondary. हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, लो लॉस का मतलब है कि उसमें जो लॉसेज होते हैं एनर्जी के वो बहुत ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जब कहा गया है एक्सप्लिसिटली तो आपको मान लेना है कि ये बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल लॉसेज इस तरह के ट्रांसफार्मर में होते हैं। तो ये क्या करता है कि प्राइमरी कॉइल में 230 वोल्ट लगाने पर ये उस वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर देता है 4.6 वोल्ट पे। तो बताइए किस तरीके का ट्रांसफार्मर है ये, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को गिरा देता है किसके एक्सपेंस पे, करंट के एक्सपेंस पे, तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो 230 वोल्ट से 4.6 वोल्ट हमने लगा दिया है यहां पे, और द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ लोड विच ड्रॉज 5 एम्पियर, यानी कि सेकेंडरी वाले कॉइल में जो करंट है बेटा 5 एम्पियर के बराबर है। तो बताना है कि करंट इस प्राइमरी में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए लॉस इसका जो है बहुत ज्यादा कम है, तो मैं कह सकता हूं जितनी पावर जो है यहां से हमने डाली है उतनी पावर जो है दूसरे वाले एंड से भी हमें मिल रही होगी। तो पावर प्राइमरी कॉइल में मैं कह सकता हूं V इंटू आई के बराबर, VP इंटू आई पी, और पावर दूसरे वाले कॉइल में कितना हो जाएगा आपके पास VS इंटू आई एस। यहां से VP कितना है बेटा 230, IP कितना है नहीं पता, इज इक्वल टू VS कितना है 4.6, IS कितना है आपके पास 5 के बराबर। सो 23 से यदि बात करें इसको 4.6 को 46 बाय 10 लिख सकता हूँ, 23 से डिवाइड कीजिए आपको मिलेगा यहाँ पे 10, 23 से गया 2 बार, और 10 जो है इसको नीचे ले जाइए तो 100 बन जाएगा, और 5 और 2 10 से एक 0 हट जाएगा, आपको मिलता है IP इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 0.1 एम्पियर, करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 0.1 एम्पियर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास आंसर नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A uniform but time varying magnetic field B as a function of time exists in a circular region of radius A and is directed into the plane of paper as shown in the figure. The magnitude of induced electric field at point P at a distance small r from the center of a circular region. तो ये आपको फॉर्मूला आप हो सकता है आपको याद हो, लेकिन याद नहीं है तो मैं आपको डिराइव करके दिखाने ही वाला हूं। तो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। यदि आपके पास एक सर्कुलर रीजन है, यदि आपके पास एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस जो है कैपिटल R के बराबर है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना बेटा, जो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है हमें R² अपॉन 2R इंटू dB/dt, ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, R² अपॉन 2R dB/dt, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आता कैसे है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, जिसका रेडियस हमें A के बराबर दिया हुआ है, A के बराबर इसका रेडियस है। अब हम स्मॉल r डिस्टेंस दूर
स्मॉल r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है हमारे पास पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं बिकॉज ये इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये चेंज यदि होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इस डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो मैं कह सकता हूँ इस इमेजिनरी सर्कल के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पर इंड्यूस होने वाला है, सेम मैग्नीट्यूड का ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होने वाला है इस तरीके से। तो मैं इस पूरे लूप के लिए लिख सकता हूँ दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल्स टू d phi b by dt, d phi b by dt माइनस में, माइनस ऑफ d phi by dt, माइनस ऑफ d phi by dt। तो बस हमारा काम यहाँ पर हो चुका है कि मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है हर एक पॉइंट पर इन दिस इमेजिनरी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, एवरी पॉइंट हैज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो dl वेक्टर होने वाला है वो dl वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होने वाला है। तो भाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि E डॉट dl को लिखा जा सकता है E dl cos 0 डिग्री, और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसको बाहर किया जा सकता है इंटीग्रेशन से, और ये आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ d phi b by dt कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा फ्लक्स का। अब देखिए इस पूरे रीजन में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो इस रीजन में है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b इंटू पाई ए स्क्वायर, ये फ्लक्स है, और आ जाएगा आपके पास dt। अब भैया यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, dl का मतलब, dl का इंटीग्रेशन का मतलब है इस पूरे लूप की लेंथ, तो इसका मतलब आ जाएगा आपके पास e इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू cos 0 का मतलब 1 है इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो पाई ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, dv बाई dt आपको यहाँ पे मिलता है, माइनस साइन यहाँ पे है ही, अब पाई से पाई जो है कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिलता है e इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r db बाई dt। यह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है, यह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर अपॉन 2r db बाई dt, आउटसाइड किसी पॉइंट पर हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब आपको यदि फॉर्मूला याद है इनसाइड किसी पॉइंट पर, यदि मान लीजिए इस रीजन में ये पॉइंट जो है पॉइंट P, ये यदि अंदर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आता, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर एक बार आप समझाइए कि अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे निकाला जाता है, तो मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है इस पर बना भी सकता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको जो है अंदर वाले पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो बताइए, याद है फॉर्मूला तो बताइए, और नहीं आता है तो भी बताइए। तो कमेंट सेक्शन जो है हमारा एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, कह रहा है कि अच्छा इसका आंसर तो हमने मिला लिया क्या, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पास, 1/r के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/r की तरह जो है ये चेंज होता है। अगला सवाल है हमारे पास, इन द गिवन सर्किट द एवरेज पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू, तो एवरेज पावर हमें बतानी है। हमारे पास है इंडक्टर, रजिस्टर, बस। तो यानी कि ये एक LR सर्किट है, और चाहे आपके पास कैसा भी सर्किट हो, आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रखना है, कितना, IRMS का स्क्वायर इंटू R, IRMS का स्क्वायर इंटू R, क्योंकि जो पावर डिसिपेट करने वाला है वो सिर्फ एलिमेंट रजिस्टर होता है। एवरेज पावर की बात करें, सिर्फ रजिस्टर ही जो है पावर को डिसिपेट करवाता है एवरेज इन वन साइकिल। वन साइकिल की यदि बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पावर को डिसिपेट करवाता है। इंडक्टर में यदि पावर डिसिपेशन की बात करें एवरेज इन वन साइकिल, तो ये 0 के बराबर हमें मिलता है। तो भाई यहाँ पे एवरेज पावर निकालने के लिए हम IRMS स्क्वायर इंटू R फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो IRMS निकालिए, कितना आ जाएगा आपके पास, VRMS 200/√2 डिवाइडेड बाय VRMS डिवाइड बाय Z आप निकालिए, कितना आ जाएगा आपके पास, Z की वैल्यू आपको मिल जाती है XL का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा इंटू L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 250 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा आपके पास, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर 50√2, तो 50√2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो इसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है 50 से।
तो भाई यहाँ से √2 हो गए, 2 50 100 100 2 4 4 इंटू 500 यानी कि 200 वॉट जो है हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो आंसर वुड बी 200 वॉट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द करंट थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंपीडेंस 10 ओम लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ 60 डिग्री। कहीं जाना पहचाना से सवाल लग रहा है, ऐसा कर चुके हैं सवाल, लेकिन देखते हैं यहाँ पे और क्या नई चीज पूछी गई है। करंट एक इंडक्टर में से जिसका इंपीडेंस 10 ओम है, इंपीडेंस 10 ओम है बेटा, ये इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है, ये एक चोक कॉइल है, इसमें इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर, और साथ में उसका रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया गया है, ये जो ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डैशेस में लिखा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर है, इसमें खुद का एक रेजिस्टेंस स्मॉल r साथ में अटैच्ड है, और ये टोटल जो आपके पास इंडक्टेंस है, इसका इंपीडेंस जो है वो 10 ओम के बराबर है। तो कह रहे हैं कि करंट लैग करता है 60 डिग्री से जब इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर AC सोर्स से कनेक्ट होता है, यानी कि जब स्मॉल r इसका खुद का रेजिस्टेंस और ये प्योर इंडक्टेंस सिर्फ AC से कनेक्टेड होते हैं, तो जो लैग आता है वोल्टेज में और करंट में वो 60 डिग्री का होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस और एक्सेल का रिजल्टेंट होता है जिसको इंपीडेंस कहा जाता है, तो इंपीडेंस का ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर है। आगे कह रहे हैं क्या, नाउ द इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज, देन द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, यानी कि अब एक 5 ओम का रेजिस्टर साथ में जोड़ दिया जाता है, 5 ओम का रेजिस्टेंस साथ में जोड़ दिया जाता है, 5R, और यहां पे आपके पास है XL, और ये आपके पास है सप्लाई। तो आप पूछ रहे हैं कि इंपीडेंस इसका कितना होने वाला है, इस पूरे सिस्टम का, नए सिस्टम का इंपीडेंस कितना होगा। तो पहले यहां की बात करते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, राइट। और दूसरी बात क्या पता है हमें, ये एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1060 यानी कि √3 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, XL अपॉन R के बराबर आ जाएगा। तो XL की वैल्यू कितनी आ जाती है, √3 R के बराबर हमें मिल जाती है। अब ये XL की वैल्यू √3/R के बराबर है, तो XL की वैल्यू यहां पे आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर विच इज 3R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 10। यहां से आपको मिल जाएगा 2R इज इक्वल टू 10, तो यहां से R की वैल्यू मिल जाती है 5 ओम के बराबर। तो 5 ओम हमें R की वैल्यू मिल जाती है और हमें XL की वैल्यू भी मिल जाती है। XL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, R√3 यानी कि 5√3 के बराबर। हमें XL पता है, स्मॉल r पता है, कैपिटल R पता है, तो बस हमारा काम ऑलमोस्ट बन चुका है। हमें इसका टोटल इंपीडेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, XL को ड्रॉ करेंगे फेजर की फॉर्म में। XL कितना है, 5√3। हमारे पास स्मॉल r कितना है, 5 के बराबर, ये रेजिस्टेंस कितना है, 5 के बराबर, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 के बराबर। तो भाई इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, Z आपको निकालना है, तो इन दोनों फेजर्स का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपके पास, Z इज इक्वल टू 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 + 5 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, 25 × 75 प्लस 100 का अंडर रूट। सो अंडर रूट ऑफ 175 आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है, 25 × 7 = 175, मैं हिंदी में काउंट करता हूँ ना। सो 25 × 7 का अंडर रूट लेंगे तो आपको 5√7 आपको मिलने वाला है, 5 √7। सो अंडर रूट 7 जो है ये 2.5 से ज़्यादा होगा और 2.7 से कम होने वाला है, तो 2.65 के आसपास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। तो 5 × 2.65 जो है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा एक ही बार में। आंसर वुड बी 2.65 × 5। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द रीडिंग ऑफ द अमीटर एंड द वोल्ट मीटर बोथ आर द इंस्ट्रूमेंट्स आर AC मीटर्स एंड मेजर्स RMS वैल्यू। ये RMS वाले यानी कि AC वाले ये डिवाइसेस लगाए हुए हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे अमीटर है ना, इस तरीके से। तो पूछा गया है कि इनकी रीडिंग्स क्या होने वाली है। तो जब भी आपको वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग्स निकालनी है तो आप पहले इनको हटा दीजिए। हमें पता है यार, ये जो अमीटर है इस वाली ब्रांच में करंट मेजर करेगा। ये आपके पास जो वोल्ट मीटर है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट के बीच में, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने वाला है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए,
यदि मैं इनको हटा दूंगा तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ये डायग्राम सिंपल लगेगा आपको। 2 ओम यहाँ पे रिएक्टेंस है, यहाँ पे रिएक्टेंस 2 ओम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम के बराबर 55, और यहाँ पे है 110 वोल्ट के बराबर सप्लाई। तो यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई देखिए एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हैं, एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन आ चुकी है। और हम जानते हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, इन दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये है ही नहीं। तो इसका मतलब ये और ये के बीच में कुछ है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितने आने वाला है, 0 के बराबर आपको मिलने वाला है, 0 के बराबर आपको मिलने वाला है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग मुझे पता चल चुकी है। अब बात करें यहाँ पे इस ब्रांच में करंट की, तो इसमें जो करंट है वही इस पूरे सर्किट में करंट होने वाला है। तो करंट की वैल्यू आप लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z। VRMS कितना है 110 डिवाइड बाय Z। रेजोनेंस की कंडीशन में Z और रेजिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं, तो रेजिस्टेंस 55 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर। तो अमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर और वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो 0 के बराबर आपको मिलने वाली है। 0 और 2 हमारे दो आंसर होने चाहिए, 2 एम्पियर और 0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है।